दृष्टि आईएएस क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी। इसमें पॉलिटी का लेक्चर 1 हमने कर लिया, लेक्चर 2 है, कार्यपालिका से करेंगे। शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है। प्राचीन व्यवस्थाओं में विधायिका और कार्यपालिका में कोई भेद नहीं था। उदाहरण के लिए राजतंत्र में राजा विधायिका का प्रमुख भी होता था और कार्यपालिका का भी। इस प्रकार धर्मतंत्र में धर्म का प्रमुख ही दोनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आधुनिक काल में जैसे जैसे लोकतंत्र और संविधानवाद का विकास हुआ, कार्यपालिका की संरचना में परिवर्तन आने लगे और वर्तमान समय में कार्यपालिका में कई रूप दिखाई पड़ते हैं, जो नीचे चित्र बनाकर समझे जा सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका आ सकती है, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं। अब यहाँ पे उपरोक्त चित्र द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कार्यपालिका में सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रकार हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थानीय कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है। कहाँ होती है राजनीतिक कार्यपालिका? सर्वोच्च स्तर पर होती है, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए, कितने के लिए? निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति इसी का उदाहरण है। स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय कार्यपालिका में वे उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं और जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी का उदाहरण है। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। ठीक है, इसमें शामिल लोगों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है। इसीलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित है, वहीं स्थायी जो कार्यपालिका है वह उसकी सदस्यता है, ठीक है, यह सहायता करती है। अब उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि राजनीतिक कार्यपालिका के भी कई प्रकार देखे जा सकते हैं, जैसे अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका यह प्रणाली अमेरिका जैसे देश से प्रचलित है, जहां जनता का निर्वाचकगण के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियां प्राप्त होती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो प्रणाली है वो अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है, जहाँ पे निर्वाचन होता है, निर्वाचन की वजह से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख का चयन होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का, और इसको सारी शक्तियाँ मिलती है। फिर है संसदीय कार्यपालिका। यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्यों में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वही दल अपनी सरकार बनाता है और सरकार चलाने वाले इसके सदस्य के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। आता है दोहरी कार्यपालिका। यह एक ऐसी विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई देती है। दोहरी कार्यपालिका, इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यातव्य है कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसद प्रणाली के समान होता है। अब यहाँ पे बहुल कार्यपालिका क्या है? प्लूरल एग्जीक्यूटिव। यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसका उदाहरण स्विट्जरलैंड जैसे कुछ ही देशों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं। इसमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाममात्र का होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियां बराबर होती है और प्रमुख के रूप में हर वर्ष इनकी नियुक्ति परिवर्तित होती रहती है। जहाँ तक भारतीय कार्यपालिका का प्रश्न है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के स्तर पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसा एक ढांचा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है और राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, किंतु समान स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही काम करना होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा भारत में स्थायी कार्यपालिका के रूप में एक सशक्त नौकरशाही या अधिकारी तंत्र भी है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं और भारतीय राजस्व सेवा और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं।
राज्यों के स्तर पर उनकी सेवाएं लोक सेवाएं भी कार्य करती हैं। अब है न्यायपालिका, तीसरा अंग। शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका कहलाता है। न्यायपालिका के कई कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करे। विधायिका ने जो कानून उसका समाधान करे, किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल और इतने अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उसकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है, और ये व्याख्या स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती है, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून भी कहते हैं। न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उच्च स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं और उनके लिए बाद के किसी भी समान मामले के लिए उन पूर्व निर्णय को आधार बनाना जरूरी होता है। अब है न्यायपालिका की शक्ति। तो न्यायपालिका की शक्ति इस आधार पर तय होती है कि शासन का स्वरूप कैसा है। साधारणतः एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किंतु संघात्मक जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है और उन्हें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों को समुचित समाधान करने के लिए यह शक्ति दी जाती है कि वे केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को भी इस आधार पर अवैध घोषित कर दे कि वे संघात्मक प्रणाली या संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है। अमेरिका और भारत में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, इसीलिए वे अत्यंत ताकतवर हैं। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान का सटीक निर्वचन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। पुनः जिन देशों में संविधान नागरिकता को मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है और न्यायिक पुनरीक्षण आदि की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित विधि प्रक्रिया का विवाद बहुत रोचक है। इसमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है, जैसे इंग्लैंड में, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यायपालिका की सर्वोच्चता प्रदान करता है, जैसे अमेरिका में। अब है भारतीय न्यायपालिका अर्थात भारत की न्यायपालिका।